हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में पार्ट 4 के नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड एंड द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड एंड आउटसाइड आर सेम देन द एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस क्वेश्चन में बताया कि मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने लिक्विड के साथ फिल करा हुआ है, तो इसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब जो है इमर्स्ड करी है। तो इसमें ये बताया कि जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसका लेवल और जो बाहर जो है लेवल, आउटसाइड लेवल जो है और इनसाइड लेवल क्या है, सेम है। सेम लेवल होने की वजह से हाइट जो होगी किसकी इक्वल होगी, 0 की। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है एच का जो फॉर्मूला होता है हाइट का, दैट इज इक्वल्स टू 2t कोस थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। तो यहाँ से क्लियर है कि जो एच जो हाइट है वो सेम है, सो एच की वैल्यू 0 आती है। सो 2t कोस थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू 0। हमें पता है कि कोस थीटा 0 किसके इक्वल होता है, कोस 90 डिग्री की। सो कोस के साथ कोस कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 90 डिग्री। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है थीटा की वैल्यू वो है 90 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से ये क्लियर है कि जब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री होगा उस केस पे जो कैपिलरी का और आउटसाइड और इनसाइड जो वाटर लेवल होगा सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैपिलरी रेडियस r is immersed in a water and water rise in its height h. The mass of water in the capillary tube is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in a water. The mass of water that will rise in this tube is. So इस क्वेश्चन में बताया है कि मान लो हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, एक कंटेनर लिया है, उसमें हमने एक कैपिलरी ट्यूब जो है इमर्स्ड करी है। तो इसमें बताया जो ये कैपिलरी ट्यूब है इसका जो रेडियस है दैट इज कंसीडर r1, इसका जो रेडियस दिया हुआ है r दिया है, और जैसे इसको हमने इमर्स्ड किया है कंटेनर में जो लिक्विड का लेवल है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया h हाइट तक। तो मान लो इसको हमने h1 कंसीडर कर लिया। सेकेंड केस में क्या किया है, सेकेंड केस में हमने फिर कंटेनर में हमने एक और कैपिलरी ट्यूब इमर्स्ड करी है, बट उस जो कैपिलरी ट्यूब है उसका जो रेडियस है r2 दैट इज इक्वल्स टू 2r। वो क्या है, डबल है, 2r रेडियस है। और उस जैसे ही हमने इमर्स्ड करा उसका जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज करा है, तो जिसको हमने H2 कंसीडर करा है। जो फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब है उसमें हमें जो वाटर लेवल जो है कैपिलरी ट्यूब में उसका जो वेट हमें ऑलरेडी दिया है m1 दैट इज इक्वल्स टू 5 ग्राम। और जो सेकंड कैपिलरी ट्यूब है जिसका रेडियस 2r है, जिसका हाइट h2 है, उसका हमें मास जो है m2 जो है पता नहीं है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हाइट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2t कोस थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो हाइट है वो किसके इनवर्सली डिपेंड कर रही है, r के। तो अगर इनवर्सली डिपेंड कर रही है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे h1 अपॉन h2। सो h1 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 1 अपॉन r1 के, और h2 की वैल्यू जो है 1 अपॉन r2 के इक्वल होगी। सो इसको हम सोल्व करेंगे तो r2 ऊपर आ जाएगा, r1 नीचे आ जाएगा। तो r2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 2r के, और r1 की वैल्यू किसके इक्वल है, r के। तो कटिंग करके हमारे पास r2 अपॉन r1 की वैल्यू आ जाती है 2। सो वी कैन से h1 अपॉन h2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास हाइट निकल आई है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। मास कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मास का जो फॉर्मूला होता है वो है ए एच रो। ए रिप्रेजेंट एरिया, एच जो है हाइट है, रो जो है डेंसिटी है। तो फर्स्ट जो m1 है, मास जो है फर्स्ट का वो कितना होगा हमारे पास, ए h1 रो, और m2 का जो फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल्स टू ए h2 रो। तो हमने डिवाइड करेंगे m2 अपॉन m1। सो m2 की वैल्यू हम फिल करते हैं ए h2 रो डिवाइडेड बाय ए h1 रो। ए के साथ ए कैंसिल हुआ, रो के साथ रो कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, h2 अपॉन h1। और हमें पता है कि h2 अपॉन h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.2। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। सो m2 अपॉन m1 इक्वल्स टू 1/2। और हमें कैलकुलेट किसका करना है, मास कैलकुलेट करना है, सेकंड मास ऑफ सेकंड कैपिलरी ट्यूब दैट इज इक्वल्स टू 1/2 m1। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया। सो m2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2
एम की वैल्यू M1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है फर्स्ट कैपिलर ट्यूब में, जो वाटर की जो वैल्यू थी 5 ग्राम थी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है 5 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 2.5 ग्राम। तो यहाँ से क्लियर हो गया। सो M2 की जो वैल्यू है 2.5 ग्राम। जो मास है सेकंड कैपिलर ट्यूब में वाटर का जो वेट है वो है 2.5 ग्राम। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वी कैन से ऑप्शन डी is correct answer. Next question is question number 3. A liquid does not wet the solid surface if the angle of contact is. इस क्वेश्चन में बताया है कि जो लिक्विड है वो सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करती, तो उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। तो इस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अगर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है 90 डिग्री होगा तो डज नॉट वेट दी सॉलिड सरफेस। एक तो रीजन ये हो गया कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो उस केस पे सोलर सरफेस वेट नहीं होगा। सेकंड रीजन ये है कि जो कोहेसिव फोर्स होगी इस केस में, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, एडहेसिव फोर्स से, एडहेसिव फोर्स से। ये सेकंड रीजन होगा। जो कोहेसिव फोर्सेस होती है इट मीन जो सेम मॉलिक्यूल्स में, सेम सब्सटेंस में, जो वाटर मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होने की वजह से वो सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करेगा। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सो ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 4. A barometer is constructed using a liquid density 760 kg per meter cube. What would be the height of liquid column when a mercury barometer reads 76 cm? Take the density of mercury 13600 kg per meter cube. इस क्वेश्चन में बताया कि जो बैरोमीटर होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो हमारे पास दो बैरोमीटर दिए हैं, एक लिक्विड बेस पे एक मरकरी बेस पे। जो लिक्विड बेस पे जो मरकरी है बैरोमीटर है उसकी जो डेंसिटी है लिक्विड बेस बैरोमीटर की दैट इज 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो मरकरी बेस्ड बैरोमीटर है उसकी जो डेंसिटी है वो हमें दी हुई है 13600 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। और हमें एक की जो हाइट है मरकरी की, जो हमें हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम की निकालनी है। और जो हाइट ऑफ मरकरी है वो हमें ऑलरेडी दी है 76 सेंटीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.76 मीटर। तो हमें पता है कि जो बैरोमीटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो इट मीन्स हमने दोनों को कंपेयर करना है। प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ मरकरी। सो प्रेशर ऑफ लिक्विड का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू H1 रो 1 G, H1 रो 1 G, और मरकरी का है H2 रो 2 G। सो G की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। सो हमें H1 मीन्स लिक्विड, H1 मान लो इसको, ये हमारे पास लिक्विड का है और ये हमारे पास H2 मरकरी का है। सो लिक्विड का हमें हाइट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, HM रो m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें पता लग जाएगा कि हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। सो HL दैट इज इक्वल्स टू HM। HM की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है 0.76 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ मरकरी हमें दी हुई है 13600 डिवाइडेड बाय लिक्विड की डेंसिटी है 760। सो इसको कटिंग करके जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 30.6 मीटर। सो ये लिक्विड कॉलम की हाइट है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. इन U tube as shown in figure, water and oil are in left side and right side of the tube respectively. The height from the bottom of water and oils are column in 50 cm, 20 cm, and density of oil calculated and raw water density of water this. So इस क्वेश्चन में हमें एक देखो फिगर दी हुई है। इस फिगर में क्या है, एक यू शेप में ट्यूब दी हुई है। उसकी जो लेफ्ट साइड पे वाटर है
तो राइट साइड पे क्या है, हमारे पास ऑयल है। जो वाटर की जो डेंसिटी है, तो यहाँ पे जो वाटर की जो डेंसिटी हमें दी हुई है वो हमें दी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की डेंसिटी हमें नहीं दी है, वो कैलकुलेट करनी है। हाइट जो दी है वाटर की वो दी है 50 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑयल जो है हमें 20 सेंटीमीटर दी है। तो हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमें देखना है जो प्रेशर है वाटर का ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू वाटर और प्रेशर ड्यू टू ऑयल, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है रो एच जी, दैट इज इक्वल टू रो एच जी। तो ये डेंसिटी किसकी है, वाटर की, हाइट किसकी है वाटर की, ये ऑयल की, और ये ऑयल की है हाइट। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हमें दी हुई है, वन, देखो जी के साथ जी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल, हाइट ऑफ ऑयल। तो हमें ऑयल की जो है डेंसिटी इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑयल दैट इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय किसके साथ आ जाएगा, हाइट ऑफ ऑयल। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की जो डेंसिटी दी हुई है वो दी है 1000 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ वाटर, वाटर की जो हाइट है वो दी है हमें 50 सेंटीमीटर, और ऑयल की जो हाइट दी है दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 2 1 250 जा 100। सो 50 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 750। तो ये हमारे पास है 750 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है ऑयल की, ऑयल की डेंसिटी हमने कितनी कैलकुलेट की, 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो ऑप्शन जो है पर मीटर क्यूब, तो ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 750 आएगा, इसको चेक कर लेना, ये 750 है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोटोमिक गैस इज टेम्परेचर। इस क्वेश्चन में हमें एवरेज थर्मल एनर्जी निकालनी है मोनोटोमिक गैस की। सो जो एवरेज थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एवरेज थर्मल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है F/2 kB। सो जो kB है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने कौन सी गैस ली हुई है, मोनोटोमिक गैस। तो हमें पता है कि जब मोनोटोमिक गैस होती है तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जिसको हम F के साथ डोनेट करते हैं, वो होता है 3। सो जो हमारी एवरेज थर्मल एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, एवरेज थर्मल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू 3/, यहाँ पे 2 है, 3/2 kBT। सो ये जो हमारा आंसर है 3/2 kBT। तो हम कह सकते हैं जो एवरेज थर्मल एनर्जी है मोनोटोमिक गैस इज अ टेम्परेचर की, वो होती है 3/2 kBT। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। Next question is question number 7. A cylinder contain hydrogen gas at pressure 249 kPa and temperature that is 27 degrees Celsius. Its density and R equals to 83 joule per mole per Kelvin. तो इस क्वेश्चन में हमें एक सिलेंडर कंटेन किया है, एक सिलेंडर है जिसमें हमने क्या यूज किया हुआ, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यूज किया, और इसमें जो हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो हमें कितना दिया हुआ है, 249 किलो पास्कल। और जो टेम्परेचर जो दिया है हमें वो है 27 डिग्री सेल्सियस। और हमें जो डेंसिटी है हाइड्रोजन गैस की वो हमें नहीं दी है, वो हमें कैलकुलेट करनी है, और आर की वैल्यू हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हमें जो प्रेशर दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है दैट इज 249 किलो पास्कल। तो इसको सबसे पहले हमने
इस तरीके से लिख सकते हैं 249 मल्टीप्लाई 10⁻³ पास्कल। सो टेम्परेचर की वैल्यू हमें दी है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस में 27 + 273 कर देंगे तो हमारे पास केल्विन में आंसर आ जाएगा। सो टेम्परेचर जो हमारा आ गया 300 केल्विन। और हमें आर की जो वैल्यू दी है दैट इज 83 जूल पर मोल पर केल्विन। सो यूजिंग द फॉर्मूला हमें पता इक्वेशन जो है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन वो किसकी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू पीवी इक्वल्स टू nRT। सो आपको पता है कि जो n की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होता है, वो हम वैल्यू फिल करते हैं। So that is equals to, write down here. So PV that is equals to n की वैल्यू होती है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT। सो ये n की वैल्यू होती है, यहाँ पे आप नोट कर लो n इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PVM अपॉन MRT। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PM, ये जो V है इसको हम M के नीचे ले आते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी RT। तो अभी आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो प्रेशर मास M/V की जगह हम क्या फिल करेंगे, डेंसिटी ρRT। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये इक्वेशन हमने रीअरेंज करके हमारे पास आ गया PM/RT। तो ये हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू है, इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा डेंसिटी का। तो डेंसिटी दैट इज इक्वल टू P, प्रेशर की जो वैल्यू थी वो थी 249 इंटू 10⁻³ और जो M जो है M रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 2 ग्राम। तो 2 ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। सो 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस का जो मास होता है वो 2 ग्राम होता है और उसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। तो डिवाइडेड बाय RT, R की वैल्यू हमें दी हुई है 83 मल्टीप्लाई टेम्परेचर हमें दी है 300 केल्विन। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके जो इसका आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो सिलेंडर में कितनी डेंसिटी थी हाइड्रोजन की, 0.2 किलोग्राम। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। So next question is question number 8. A particle A is dropped from a height. Another particle B is thrown in the horizontal direction in another speed that is 5 meter per second from same height. The correct statement will be. इस क्वेश्चन में बताया, मान लो ये हमारे पास ये टॉप फ्लोर हमने कंसीडर करा है और यहाँ पे 2 बॉल्स पड़ी हुई हैं। पहली बॉल है A और सेकेंड वाली बॉल जो है जिसको हमने नाम दे दिया B। और इन्होंने ये बताया कि ये ग्राउंड है हमारी, तो दैट इज ग्राउंड। तो ये दोनों जो बॉल है सेम हाइट पे है, इनकी जो हाइट है दैट इज सेम। तो फर्स्ट बॉल जो है वो वर्टिकली डाउन जाती है, मतलब कि वर्टिकली ड्रॉप करती है। तो फर्स्ट बॉल जो ए है वो वर्टिकली जाती है। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू 0। और जो अनदर बॉल जो है जिसको हमने बी के साथ कंसीडर करा है, वो जो स्टार्टिंग में ये हॉरिजेंटली मूव करेगी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, देन वो प्रोजेक्टाइल थ्रो होगी तो वो थ्रो होकर सेम वहीं पे जाएगी, ग्राउंड पे जाएगी। तो हमें बताना है कि दोनों बॉल, यहाँ पे इस बॉल की भी जो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी इसकी भी स्टार्टिंग में 0 होगी, डिक्रीज होगी। तो हमें बताना है कि दोनों बॉल में से 4 में से कौन सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं। अगर आप फर्स्ट ए बॉल का निकालते हैं, फॉर ए बॉल का S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो इस केस में जो H की वैल्यू है
एस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया एच, और इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, राइट। तो इसको हमने सोल्व करा तो ये आ गया हमारे पास हाफ जी टी स्क्वेयर। तो यहाँ से जो वैल्यू आती है टी की, टी स्क्वेयर के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ओवर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2h अपॉन जी। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू अंडर 2h अपॉन जी। तो ये जो है हमारे पास t की वैल्यू आ गई फर्स्ट बॉल की। सिमिलरली हमने फर्स्ट बॉल का जो टाइम निकालना, सेकंड बॉल फॉर बॉल बी बॉल का केस में क्या लेंगे, सेम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो s जो डिस्टेंस है सेम हाइट है h, इनिशियल वेलोसिटी इस केस में भी 0 है, हाफ जी टी स्क्वेयर। तो h हमारे पास आ जाता है हाफ जी टी स्क्वेयर, जो यहाँ से कितना टाइम लगा दोनों को ग्राउंड में पहुंचने में, तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम जैसे पहले किया था, तो ये आ जाएगा अंडर 2h अपॉन तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी h की, दैट इज इक्वल्स टू h इक्वल्स टाइम इक्वल टू टी स्क्वेयर, दैट इज इक्वल्स टू 2h अपॉन जी। सो यहाँ पे टाइम हमारा पास क्या निकल आ गया, अंडर 2h अपॉन जी। तो यहाँ पे दोनों रिजल्ट अगर हम देखते हैं, फर्स्ट बॉल का, ये फर्स्ट ए बॉल का जो है टाइम कितना लगा अंडर 2h अपॉन जी, और सेकेंड बॉल का जो टाइम लगा 2h अपॉन जी, मतलब टाइम भी सेम लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोपोर्शन जो ए है, बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली, वो साइमल्टेनियसली ग्राउंड में पहुंचेगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो हमें बताना कि चार ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, द वेइंग मशीन विच मेजर द बॉडी वेट ऑफ बॉडी, जो वेइंग मशीन होती है वो बॉडी का वेट मेजर करती है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन जो है, ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ पर्सन वन फील वेटलेसनेस बिकॉज ऑफ हिज वेट बिकम 0, कि जब फ्री फॉल कोई बॉडी जब फ्री फॉल गिरती है तो उसका जो वेट होता है वो 0 हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी, ड्यूरिंग फ्री फॉल द पर्सन फॉल विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर कोई पर्सन जो है ड्यूरिंग फ्री फॉल, जो पर्सन जो अगर गिरेगा अर्थ की तरफ, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा कितना हो जाएगा जी, क्योंकि अर्थ जो है अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, सो जी इज अ ग्रेविटेशनल पुल। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ से क्लियर होता है कि ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि सारी ऑप्शंस जो है सही है, सो वी कैन से ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो 4 ऑप्शन में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। तो पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग व्हाइल काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इसमें बताया कि जो सेल्फ फ्रिक्शन जो होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होती है, वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करती है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है कांस्टेंट, ये भी ठीक है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ टू बॉडीज, जो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन को हम ऑपोजिट फोर्स कहते हैं, और फ्रिक्शन जो है जब दो बॉडीज आपस के में कांटेक्ट में आती है, मान लो जो फ्रिक्शन है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये बी है, जब दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आएंगी तब फ्रिक्शन फोर्स यूज होती है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि फ्रिक्शन फोर्स जो है ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ टू बॉडीज, मोशन ऑफ टू बॉडीज में नहीं होता, इन कांटेक्ट में आएंगी तभी फ्रिक्शन लगेगी, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। विदाउट फ्रिक्शन वन कैन मूव ऑन स्मूथ सरफेस, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर बिना फ्रिक्शन के हम किसी भी स्मूथ सरफेस पे चल नहीं सकते, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो हमें चलने की हेल्प करते हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट फोर्स होती है जिसकी वजह से हम स्मूथ सरफेस पे मूव कर सकते हैं। सो विदाउट फ्रिक्शन वन कैन मूव ऑन अ सरफेस, स्मूथ सरफेस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट।
सम मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। जब एयर फ्रिक्शन होती है तो कुछ ना कुछ जो सम मैकेनिकल एनर्जी जो है लॉस्ट होती है हीट की फॉर्म। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये वाली स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर है। ऑप्शन सी इज आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 11, which of the following is the graph between height of projectile and time t when it is projected from the ground? इस क्वेश्चन में ये बताया है कि जो ग्राफ है वो प्लॉटेड है बिटवीन हाइट और टाइम के बीच में। तो मान लो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक बॉल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट मीन्स थ्रो करा है, और कहाँ से थ्रो करा इन्होंने क्वेश्चन बताया व्हेन इट्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। अगर कोई ये हमारे पास ग्राउंड है और इस ग्राउंड से, ये मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने कोई बॉल जो है प्रोजेक्ट करी है, थ्रो करी है ग्राउंड से, तो ये इस तरीके से जाएगा। इस केस में पहले जो वेलोसिटी होगी वो क्या करेगी, पहले वेलोसिटी क्या थी इसकी, जीरो थी, इनिशियल में जीरो थी, धीरे धीरे ये हाइट जो है, वेलोसिटी जीरो थी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और हाइट जो है इंक्रीज होती जाएगी, और मैक्सिमम हाइट के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी ग्रेविटी की वजह से। तो यहां से क्लियर होता है कि जो ग्राफ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन हाइट एंड टाइम दैट इज पैराबोला। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला जैसा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एन। जो बॉयल्स लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इट मींस बॉयल्स लॉ जो है एप्लीकेबल है। तो इस केस में टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है, तो वहीं पे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये जो इक्वेशन है ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इस केस में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और पी जो है इनवर्सली किसके ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम। तो एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बॉयल्स लॉ में, और ये जिस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। सो जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, हीट इज एसोसिएटेड विद। हीट किसके साथ एसोसिएट कर सकती है, जो हीट जो है वो किसके साथ एसोसिएट करती है, टेम्परेचर के साथ। अगर हीट इंक्रीज करेगी तो इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो किसी सिस्टम में, ये जो कोई सिस्टम है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो ये मॉलिक्यूल्स है ये वाइब्रेट करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स अगर वाइब्रेट करेंगे तो ये रैंडमली मूव करेंगे, ठीक है। तो इससे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से क्लियर है कि हीट किसके साथ एसोसिएटेड है, हीट टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है हीट इंक्रीज करेगी, तो हीट इंक्रीज करने से जो सिस्टम में मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे और रैंडमली मूव करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 14, the correct curve between height or depression h of liquid in a capillary tube and its radius r। तो इसमें बताना है कि हाइट और रेडियस में कौन सा कर्व करेक्ट है। मान लो जैसे हमारे पास ये कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, ये कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, ठीक है जी। तो इसमें हमें ग्राफ बताना है कि कौन सा ग्राफ सही होगा हाइट और डिप्रेशन के केस में। तो हमें पता है जो हाइट है लिक्विड का वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r rho g
तो इस स्टेटमेंट से क्लियर होता है कि जो h है वो किसके ऊपर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, रेडियस के। अगर हाइट इंक्रीज करेगी, इट मीन्स अगर हाइट इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इट मीन्स जो इसका ग्राफ होगा वो हाइपरबोलिक होगा, हाइपरबोलिक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। इस क्वेश्चन में बताना कि हमारे पास 4 डायग्राम से बताना है कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है, कौन सी डायग्राम स्ट्रीमलाइन फ्लो को एक्सप्लेन नहीं करती। तो उसके लिए हमें स्ट्रीमलाइन फ्लो का पता होना चाहिए। जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मेन कंसेप्ट आपको याद करना है कि इसमें वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है फ्लूइड पार्टिकल की, वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो मान लो जैसे कोई भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इसमें जो फ्लूइड पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं उन सभी फ्लूइड पार्टिकल की सबकी जो वेलोसिटी होगी वो भी सेम रहेगी किसी भी टाइम पे, एनी टाइम। चाहे आप इस एरिया से मेजर कर लो, इस एरिया से मेजर कर लो, या इस एरिया में से मेजर कर लो, जो फ्लूइड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और वो दोनों, ये कभी भी फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे को कभी क्रॉस सेक्शन नहीं करते, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं होगा कि ये फ्लूइड पार्टिकल आगे जाते हुए आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, हमेशा पैरेलली फ्लो करती हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो करते हैं और एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। तो ऑप्शन ए भी जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ये भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन डी, जो ये जो ग्राफ है, ये जो डायग्राम है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो रिप्रेजेंट नहीं करी क्योंकि ये आके कट कर रही है ईच अदर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी is correct answer. So next question is number 16. If A dot B equals to A cross B, then angle between A and B. A and B के बीच में क्या एंगल होगा। तो मान लो ये हमें दिया है A dot B that is equals to A cross B। अगर ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करते तो ये किसके इक्वल होता है, ए बी कोस थीटा के, और A cross B किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा के। सो ए बी के साथ ए बी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पे कोस थीटा दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो टेन थीटा 1 किसके इक्वल होगा, टेन 45 डिग्री के। टेन 45 डिग्री किसकी, आपको याद रखना पड़ेगा, जो टेन 45 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 1 की जगह टेन 45 डिग्री भी हम लिख सकते हैं। 1 की जगह टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन के साथ टेन कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो 45 डिग्री इक्वल्स टू थीटा। तो इस रिजल्ट से क्लियर होता है कि थीटा जो होगा, एंगल जो होगा ए एंड बी के बीच में, वो क्या होगा, 45 डिग्री। सो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेट भी वेक्टर क्वांटिटी है, न्यूक्लियर स्पिन भी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू mgh। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमें यही बताना है कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, इफ डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। तो इस क्वेश्चन में बताया कि अगर हमारे पास ए और बी की जो डायमेंशंस हैं, अगर वो दोनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, तो उस केस में इनमें से कौन से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेशन वैलिड होगा। आपको बस याद रखना, अगर ए और बी दोनों की अगर डायमेंशन डिफरेंट है, राइट, डिफरेंट है, तो उस केस में ए और बी को, उसके 2 केसेस है, या उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसको डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है, इट मीन्स ए बी या ए डिवाइडेड बी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट आंसर, ए डिवाइडेड विद बी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। So next question is question number 19. The diameter of wire is measured to be 0.0250 10 raised to power minus 1. The number of significant figure is measurement is. तो इस केस में हमारा क्या होगा, जैसे हमें जो डायमीटर दिया वो दिया है 0.0250 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 मीटर। तो इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3, सो 1 2 3, क्योंकि उससे पहले वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, सो 250 जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कह सकते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर। So option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Next question is question number 20. Dimensional formula for electromotive force is same for. इसमें बताना है कि जो डिमेंशन फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वो किसके इक्वल होगा। तो आपको बस याद रखना है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम ईएमएफ भी कहते हैं, वो किसके इक्वल होता है हमेशा, वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को भी वोल्टेज के साथ मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी वोल्टेज के साथ ही मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस जो एक एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोवाइड करना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अगर निकालना हो डिमेंशनल फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो डिमेंशनल फॉर्मूला होता है कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। सो वर्क का जो डिमेंशंस होगी वो होगी ml² T-2, और चार्ज का जो होगा वो होता है ए रिप्रेजेंट एरिया, टी फॉर टेम्परेचर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो डिमेंशन फॉर्मूला आती है ml² T-1 T-3 एंड A-1। सो ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डिमेंशनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो डिमेंशनल फॉर्मूला है V इक्वल्स टू M1L2 T-3 A-1, और सेम पोटेंशियल का भी जो फॉर्मूला है वोल्टेज का वो भी क्या होगा, डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, सेम। सो इसका आंसर भी है जो पोटेंशियल डिफरेंस का है वो भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, दैट इज V इक्वल्स टू ML2 T-3 A-1। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, और दोनों का जो पोटेंशियल डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी सेम है। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज